खासकर संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की रट के जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस को ये बता दिया है कि जिसने संविधान की हत्या की हो उसका नसीहत देना तो शोभा नहीं देता है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इंदिरा गांधी जी ने किसी संविधान की हत्या नहीं की थी, अपितु संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आपातकाल लगाया था। ये उस समय की सरकार का निर्णय था, जिसके लिए आज राहुल गांधी जी को दोषी ठहराना बहुत ही गलत है। मोदी जी खुद को भेड़िया समझ रहे हैं और राहुल गांधी को मेमना समझ रहे हैं कि भाई तूने पानी गंदा नहीं किया तो तेरी माँ ने किया होगा, माँ ने नहीं किया तो दादा ने किया होगा, दादा ने नहीं किया तो नाना ने किया होगा। ये कौन सा तरीका है मोदी सरकार का कि जिसमें वो वर्तमान में महंगाई की बात नहीं करती, बेरोजगारी की बात नहीं करती, विदेशी कर्ज की बात नहीं करती, महंगी शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं करती, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के घोटाले भी इसमें शामिल हैं। उन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए बात करती है आपातकाल की, बात करती है कि ठीक है ना सर, वो जनता का ध्यान उन मुद्दों से भटका रहे हैं, उस पर तो ध्यान आप लोग अब दिलाएंगे ना जनता को। लेकिन आप ये बताइए कि आपको लोकसभा स्पीकर के आपातकाल पर बोले गए शब्दों से तकलीफ हो रही है, और जिन्होंने इस आपात को झेला है वो भूल जाएंगे क्या इसके जख्म? और वैसे भी स्पीकर ने आपातकाल की स्थिति को लेकर बात की है, इसका असर तो सीधा सीधा क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर पर ही पड़ा था। नहीं, हम तो ये कहते हैं इंदिरा गांधी जी को दोबारा से धरती पर लाया जाए और मोदी जी द्वारा उनसे बदला लिया जाए आपातकाल को लेकर। इसका यही हल हमारे पास है और यही जवाब है। क्योंकि हम केवल एक बात कहना चाहते हैं कि मोदी जी अगर उन्होंने संविधान को फाड़कर फेंक दिया हो तब तो इंदिरा गांधी जी दोषी थी, लेकिन संविधान के अनुरूप उन्होंने कोई कार्य किया और आप जबरदस्ती उन्हें दोषी ठहराना चाहते हैं। जबरदस्ती दोषी तो ठहराना, मैं इस पर जरा जवाब, आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। देखिए, बात ये है कि समर्थ को दोष नहीं दिखाई। जब मोदी जी से महंगाई की बात होती है, बेरोजगारी की, घोटालों की, तो वो ये कहते हैं कि जनता ने उन्हें फिर से जिता दिया। इसका मतलब जनता को उनसे कोई शिकायत नहीं है। मोदी जी फैला चुके हैं लोकसभा के, तो अगर इमरजेंसी के बाद में आपको इंदिरा गांधी जी को कह के बाद जिताया गया तो ये क्या है? यानी कि जनता को आपातकाल को लेकर इंदिरा गांधी जी से कोई शिकायत नहीं थी। तभी तो पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में इस देश को दी, और ये वही स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी है जिनकी शहादत। तो बीजेपी आप आपातकाल को ठीक मानते हैं, आप आपातकाल का समर्थन करते हैं, राइट? आप आपातकाल को चाहते हैं कि सरकारी भारत के लोकतंत्र में हमेशा उन्होंने इस देश में राजे रजवाड़ों का राज खत्म किया। आज उन स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, भैया आप बताइए ना, आपातकाल पे आप बात का जवाब दे दीजिए। जो इंदिरा जी थी वो सही थी और राहुल गांधी जी मतलब आप भी आपातकाल को आज के समय में भी सही ठहराते हैं? संदीप जी पूछ रहे हैं आपसे। कौशिक जी, देखिए, मेरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से केवल यही कहना है, ये उस समय इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा लिया गया फैसला था जिस पर राष्ट्रपति के भी दस्तखत थे। इसलिए जो निर्णय सर्वसम्मति से इस देश में हुआ हो, संविधान के अनुसार हुआ हो, उसे हम गलत नहीं ठहरा सकते। निजी रूप से किसी की भावनाएं हो सकती हैं कि वो फैसला गलत था या किसी की नजरों में वो सही था। पहली बात, तो फिर राहुल जी गलत है, राहुल जी माफी मांगते हैं, राहुल जी कहते हैं कि गलत था, तो फिर राहुल जी गलत हैं, फिर आपके हिसाब से आपकी हिस्सा भी गलत है। भैया एक काम कीजिए ना, राहुल गांधी जी के घर के बाहर बैठ जाइए कि जी आपने गलती मानी है, इसलिए इंदिरा गांधी जी के उस कथित दोष के चलते राहुल गांधी जी को फांसी दी जाएगी क्योंकि गलती इन्होंने मानी है। तो राहुल गांधी जी को मारना चाहती है मोदी सरकार, ये तो दिख रहा है स्पष्ट रूप से।
क्योंकि मोदी जी का एक ही सपना है कांग्रेस। देखिए कैसे यू टर्न लेते हैं हमारे कांग्रेस आपकी मित्र। अभी 2 मिनट कुछ और कह रहे हैं, अभी राहुल गांधी को परिवार काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। हमें लगता है ये दिवालियापन है, पागलपन है, कांग्रेस के लोग पागलपन के शिकार हो गए, दिवालियापन आ गया है, सरकार बन गई, कहीं कुछ हुआ नहीं, जनता इनको मैसेज किया, परेशान निराश और हताश हो गए, ये लोग सत्ता के बगैर नहीं रह घोषित किया गया कोर्ट द्वारा। ठीक है, आप जो भी बातें यहाँ पर कह रहे हैं कौशिक जी, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस बात को तो देखिए मानना पड़ेगा ना, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रभावित वाले किसी व्यक्ति या व्यवधान की आलोचना का सबसे सटीक मंच संसद ही है, क्योंकि वही लोकतंत्र का प्रतिनिधि मंच है। इसको तो आप मानेंगे ना। मेरी बात सुनिए, मुझे यही बात डिबेट में अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। क्या अच्छी लगती है वो बता दीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो बोल लेंगे। नहीं, अगर आपको आप जो शब्द अगर निकलवाना चाहते हैं तो आप ही वो बता दीजिए, फिर वही परोस देंगे आपको जो आपको अच्छा लगे। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, एक घटना अतीत की है, मेरे जन्म से पहले की है, ठीक है। उसके ऊपर अचानक से मोदी सरकार 10 साल शासन करने के बाद जानती है कि अरे भाई आज बात हो रही है संसद सत्र की, आज बात हो रही है इमरजेंसी पे, आप उसपे अपना जवाब दीजिए। अरे आप कह रहे हैं कि ये जो पूरी घटना है वो आपके जन्म से पहले की है। हो सकता है कि क्योंकि देश जब आजाद हुआ तब भी आप उस वक्त बहुत छोटे रहे होंगे, है ना, तो इस तरह की बातें करने का कोई लॉजिक नहीं है ना सर। उन बातों का लॉजिक नहीं है। क्या पुरानी घटना है, क्या पुराने वाक्य है, क्या आप पढ़ते नहीं है, इतिहास को नहीं पढ़ते हैं क्या? ये जरूरी है क्या कि हमारा जन्म उस साल में नहीं हुआ था तो हमें उस घटना के बारे में नहीं पता? ये कौन सा लॉजिक हुआ सर? अरे तो मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, सुना दीजिए। दो तरह के चल रहे हैं। हाँ। एक इतिहास जो भाजपा की पाठशाला में लिखा जा रहा है, जिसमें वीर सावरकर को महान स्वतंत्रता सेनानी और जाने क्या क्या बताया जाता है। तो बताइए, वीर सावरकर नहीं है महान स्वतंत्रता सेनानी? क्या कौन है महान स्वतंत्रता सेनानी? बताइए। आपका इतिहास में आपने मुगल साम्राज्य का बखान किया, बच्चों को सिखाया, आपने इतिहास को तोड़ मरोड़ के देश के सामने पेश किया। क्या बात करते हैं? बच्चों वाली बात करते हैं, बच्चों वाली विजय भाई बात करते हैं। नहीं, आप मुझे बताइए सर, आप लोग जो बातें करते हैं ना, आप क्या सोचते हैं कि मतलब कुछ एरिया में ही या कुछ लोग जो हैं वो उसको सुनते हैं? पूरा देश सुनता है। और देखिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो तैयारी करते हैं, वो भी डिबेट इसलिए देखते हैं ताकि उनको भी कोई जानकारी मिल सके, उनको भी कोई नॉलेज मिल सके। लेकिन इस तरह की बातें आप करते हैं तो क्या सीखेंगे वो? आप ये तो बताइए। सुनिए, मौजूदा सरकार का धर्म ये है कि वो आज की समस्याओं पर बात करे। बढ़ती हुई आबादी देश की सबसे बड़ी समस्या है, पेयजल का संकट इस देश में सबसे बड़ी समस्या है, प्रदूषण इस देश में सबसे बड़ी समस्या है, वाहनों की बढ़ती हुई। अरे भाई, जो पेयजल के संकट के लिए जिम्मेदार है दिल्ली सरकार, उसके साथ तो आप गठबंधन कर रहे हैं, उसी के साथ आप रह रहे हैं। ऐसा नहीं है, गठबंधन था संदीप जी, कह रहे संकट में है संदीप जी, गठबंधन था, लेकिन ठीक है संदीप जी, क्योंकि देखिए गठबंधन तो जरूर था, लेकिन दिल्ली की सीटें नहीं निकाल पाए तो वहां पर मटका फोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं अब। आपने मेरे से पूछा? हाँ, संदीप जी को मैं बता रही हूँ, वो कह रहे हैं ना कि आपके सहयोगी थे, साथ में मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन साथ में मिलकर चुनाव तो आप लोगों ने लड़ा, लेकिन सीटें नहीं आई दिल्ली में, तो अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही आप प्रदर्शन करने लगे। तो वो बातें यहाँ पर कह रहे हैं। नहीं, एक चीज बताइए मुझे, अकाली दल के साथ बीजेपी का गठबंधन था, जब इनका टूटा तो वही अकाली दल के लोग थे जो बीजेपी को कोसते थे और इनकी नीतियों का खुलकर विरोध करते थे। इसमें क्या बात है भाई? विचारधारा जब तक मिल रही है, जब विचारधारा अलग हो गई, मतलब विचारधारा अलग हो गए। टिप्पणी लेना चाहूंगी, वो कह रहे हैं कि 10 साल तो देखिए, हमें सिर्फ अभी जनता को ट्रेलर दिखाने में लगे हैं, अब 5 साल में पिक्चर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी, खूब विकास होगा। नहीं, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि पिक्चर बनेगी तो देश का दी एंड भी तो ये लोग करेंगे, पिक्चर का दी एंड भी तो होता है। भैया आज ये देख लीजिए, 2014 में मोदी जी आए, उन्होंने ये कहा था अच्छे दिन आएंगे, देश के बुरे दिन आ गए। उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल जनता से छीने गए। इन्होंने कहा विदेशों से काला धन वापस आएगा, विदेशों में काला धन बढ़ गया। अब तो और लाखों भारतीय हर साल इस देश को छोड़कर भाग रहे हैं। टोल टैक्सों में इन्होंने इतनी बेहिसाब वृद्धि कर दी, LIC के ऊपर GST लगा दिया,
मेडिक्लेम के ऊपर जीएसटी लगा दिया। कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जिस पर इन्होंने टैक्स ना लगाया हो। यहाँ तक कि दूध तक को नहीं छोड़ा, चावल तक को नहीं छोड़ा। गेहूं के रेट आप देख लीजिए, दाल के रेट देख लीजिए, 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो। अरहर की दाल 250 रुपए किलो बिक रही है। क्या आलम होगा देश में, आप अंदाजे लगा लो। विदेशी कर्ज 70 सालों में विदेशी कर्ज हुआ था 40 लाख करोड़ का, जो कि मोदी राज में बढ़कर सीधा 125 लाख करोड़ हो चुका है। देश को कर्जे में डुबो दिया। प्रदूषण में सारे शहर नंबर 1 बनाते जा रहे हैं, धुआंधार। सरकारी जमीनों को बेचे जा रहे हैं, सरकारी संस्थानों को पूंजीपतियों के हवाले करते जा रहे हैं। तो दी एंड की तरफ से देश को निश्चित तौर पर ले जा रहे हैं। इस समय भी इनकी जोड़ तोड़ की सरकार है। लेकिन आप देखिए नीट घोटाला, सरकार को डर था कि सरकार नहीं आई तो क्या करेंगे, इसलिए जिस दिन चुनाव के रिजल्ट घोषित होने थे उसी दिन नीट का रिजल्ट घोषित कर दिया, जबकि 10 दिन बाद आना था। और उसमें इन्होंने इतना पैसा खा रखा है कि अब उस एग्जाम को रद्द कराने से लोग डर रहे हैं। एग्जाम रद्द हुआ और लोगों के पैसे देने पड़े तो क्या होगा। इनके नेताओं ने हर कदम पर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार मतलब आपको तो बिना जांच के पूरी जो जानकारी है वो विजय कौशिक जी मिल जाती है। इतनी जानकारी कहाँ से लेकर बैठते हैं आप? क्योंकि वो कह रहे हैं विपक्ष का कार्य जो है वो ये होना चाहिए कि वो हमारे कामों को ना रोके, बल्कि जो चीजें हम कह रहे हैं उन चीजों पर हमारा साथ दे, हमें सहयोग करे। मोदी जी का जब पिछले 10 साल में किसी ने हाथ पकड़ा था कि वो विपक्ष से हाथ मिलाने में शर्म महसूस कर रहे थे, विपक्ष से बात करने में शर्म महसूस कर रहे थे, और अब उन्होंने अपनी फिर से वो ताकत दिखाने की कोशिश की है कि भाई डिप्टी स्पीकर विपक्ष का नंबर्स कहाँ थे सर? पिछले 10 साल से नंबर्स कहाँ थे आपके पास, ये बताइए ना। विपक्ष था ही कहाँ? कितनी बड़ी संख्या में विपक्ष था, ये बता दीजिए ना सर। अरे कभी बीजेपी के कितने सांसद होते थे, आज ही बहुमत वाली सरकार है। किसी टाइम बीजेपी के पास कुछ भी नहीं था, तब भी अटल बिहारी वाजपेयी को पूरा सम्मान था या नहीं था। बात विपक्ष की नहीं है, बात ये होती है कि अगर आप सलाह लेना चाहते हैं, अगर आप मदद चाहते हैं तो आपको मदद राहुल जी को बोलने नहीं दिया अहंकार छोड़ना होगा ना। लोगों ने राहुल जी के भाषण को बताइए, राहुल जी कहीं बीच में बोले ना, विपक्ष के हर नेता को बोलने का अवसर मिला। अब आप बाहर आके पहली बात ये है लगाए, इल्जाम लगाए कि माइक बंद कर दिया, इस तरह की छोटी छोटी बातें मुझे नहीं लगता। मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है, उनको कंप्लीट करने दीजिए। विजय जी आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है सर, कंप्लीट कीजिए। देखिए, आज भी अगर मोदी जी अपने अहंकार को छोड़कर हमसे अगर कोई भी मदद मांगेंगे तो हम देंगे। हम इतना कह सकते हैं, मोदी जी के पास इस देश को बचाने की, चलाने की कोई योजनाएं नहीं है। मोदी जी की व्यवस्था अडानी अंबानी आधारित व्यवस्था है, जिसमें जनता से टैक्स वसूला जा रहा है। तो वो तो कह रहे हैं ना कि आप भी सलाह दीजिए, आप एडवाइस दीजिए ना। वो तो आपका साथ मांग रहे हैं, सार्थक साथ चाहिए आपका। मोदी पहले ही कह चुके हैं इस बात को। उन्हें कोई सार्थक साथ नहीं चाहिए, वो धृतराष्ट्र बन चुके हैं कुर्सी पर बैठकर, और वो चाहते हैं कि कांग्रेस गंधारी की भूमिका में अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उनके हर कदम का समर्थन करे। आप हर चीज को लेकर इतना मतलब नेगेटिव क्यों हो जाते हैं, ये समझ में नहीं आता विजय कौशिक जी। वो भी देखिए ना, आप ये देखिए, संदीप जी भी बैठे हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि विपक्ष का कार्य है कि हमें रोकना नहीं है, बल्कि आप हमारा सहयोग करिए। तो मुद्दे अगर उठते हैं तो मुद्दों पर बात करिए ना सर। पहले से ही इतनी नकारात्मकता क्यों भर लेते हैं आप कि अगर वो कुछ करेंगे तो वो गलत ही होगा, वो सही होगा ही नहीं। से पहले सुनिए ना, स्पीकर के चुनाव से पहले सरकार से बात की गई थी, बाकायदा उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि आजादी के बाद से लेकर एक व्यवस्था चली आ रही है, तो जिसमें स्पीकर सत्ता पक्ष का होता है और जो डिप्टी स्पीकर है वो विपक्ष का होता है। आप हमें डिप्टी स्पीकर पद दे दीजिए विपक्ष के नाम। तो मोदी सरकार और उनके मंत्रियों ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि मोदी जी अहंकार में है, वो चाहते ही नहीं है कि विपक्ष को कहीं भी बोलने का अवसर मिले। अहंकार ठीक है, मेरे पास समय का अभाव है। चलते चलते अंतिम सवाल